हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू ऑप्शनल चैनल। ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है अपने इकोनॉमिक्स ऑप्शन रिलेटेड कोर टॉपिक डिस्कशन और डाउट क्लियरेंस के लिए। आज वैसे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो रिसेंट चेंजेस आने वाले हैं, तो करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा और हम कंपैरिजन करेंगे पुराने वाले टर्म्स ऑफ ईपीएफओ से, तो स्टैटिक पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, है मेरे इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी। तो इकोनॉमिक्स में जीएस में भी काम आएगा ये, और ऑप्शन में तो खैर आएगा ही। तो हम बात करते हैं ईपीएफओ 3.0 एंड व्हाट आर द मेजर चेंजेस। हम मेजर चेंजेस की बात करेंगे बेसिकली, क्योंकि ईपीएफओ प्योर स्टैटिक है, वो आपको मालूम ही होगा, सबकी किताबों में ये लिखा ही होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। 2-3 क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछूंगा, इससे पता चल जाएगा मुझे भी कि आप ठीक से पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है, और नहीं चल रही है तो फिर आप रेगुलर देखते रह सकते हैं वीडियो, और या फिर आप मेरे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के नवंबर बैच में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि 2026, 7, 28 तीनों साल के लिए एप्लीकेबल है। तो जितना जल्दी आप अपना ऑप्शन खत्म करेंगे उतना आप जीएस को टाइम दे पाएंगे, जितना आप जीएस को टाइम देंगे और जितना जल्दी ऑप्शन खत्म करेंगे रिवीजन आप उतना ज़्यादा कर सकते हैं। पहले आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ईपीएफओ 3.0 है क्या। तो इस यहाँ पे आपसे 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 1, ये ईपीएफओ की जो मिनिस्ट्री है, व्हाट इज द मिनिस्ट्री, एंड अगर कोई मिनिस्ट्री है तो हु इज द यूनियन मिनिस्टर। जल्दी से सो कमेंट करिए कि मिनिस्ट्री कौन सी है, और मिनिस्ट्री है तो यूनियन मिनिस्टर कौन है। ठीक है, सबसे पहली बात, ईपीएफओ 3.0 क्यों आया है? क्योंकि ओवरहॉलिंग हो रही है आपके प्रोविडेंट फंड सिस्टम की, इसको ज़्यादा डिजिटल किया जा रहा है, टेक इनेबल्ड किया जा रहा है, और साथ ही साथ लिबरल बनाया जा रहा है, सो दैट द पीपल हु आर द पार्ट ऑफ ईपीएफओ, यानी जो सैलरीड क्लास है जो ईपीएफओ का पार्ट है, उसको अपने पैसे एक्सेस करना ज़्यादा आसान हो सके थ्रू एन एटीएम कार्ड। एक कार्ड जैसी चीज़ भी मिलेगी, एटीएम कार्ड जैसा, जिससे आप विड्रॉल कर सकते हैं। थोड़े से नॉर्म्स थोड़े कहीं कहीं स्ट्रिंजेंट भी हुए हैं, बट ज़्यादातर लिबरलाइज किया गया है। ओवरहॉलिंग कब से अप्रूव हुई है? अक्टूबर 13 से, और नवंबर 1 से ये नए सिस्टम्स इन प्लेस हो गए। कैसे शुरू होंगे? पहले बड़े शहरों से शुरू किए जाएंगे, मेट्रो सिटीज़ से, और बाय 2026 ये सारे शहरों में सबको अवेलेबल हो जाएगा। मॉडर्नाइज करना है पीएफ मैनेजमेंट को, जिसमें 30 करोड़ लोग ऑलरेडी वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, और 30 लाख करोड़ का टोटल कॉर्पस है। फोकस है डिजिटल इंटीग्रेशन के ऊपर, सिंप्लीफाइड रूल्स एंड लिबरलाइज रूल के ऊपर, और बैलेंस्ड एक्सेस टू फंड। क्या है ये बैलेंस्ड एक्सेस टू फंड, अभी हम लोग देखते हैं। बट रिमेंबर, आवर नवंबर बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 11th of November। तो अगर आपने अभी तक ऑप्शन नहीं लिया है और एक हाई स्कोरिंग ऑप्शन चाहते हैं जिसमें आपकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो, तो फिर ये ऑप्शनल आप चूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स ऑप्शन। और इन जनरल अगर आपका कोई डाउट है एडमिशन रिलेटेड हो या इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट रिलेटेड हो, तो यू कैन फॉलो मी ऑन इकोनॉमिक्स, और you can write to me on rishabh.singh@studiiq.com. I will revert back to you whenever I will have time, जो कि मेरे पास दिन में कभी कभी तो रहता ही है। ठीक है, सो गो फॉर द प्लैटिनम बैच बिकॉज यू विल गेट एवरीथिंग इन गोल्ड, देन मेंटरशिप, पीवाईक्यू, एडवांस टेस्ट सीरीज, ज्ञान भंडार, जो आपके ज्ञान भंडार का मतलब बेसिक्स क्लासेस, और 30 मंथ की वैलिडिटी, एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। तो मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आई विल सजेस्ट कि गो फॉर द प्लैटिनम बैच, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, की चेंजेस इन विड्रॉल रूल्स। तो सबसे पहली बात कि एक्चुअली लेट्स गो थ्रू द टेबल कि जो चेंजेस हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले विड्रॉल की जो कैटेगरी थी, वो 13 स्पेसिफिक रीजंस थे जिसका प्रूफ भी देना पड़ता था, तभी आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसको लिबरल किया गया है कि जिसका पैसा है कम से कम उसको निकालना आसान हो जाए। तो ये जो 13 कैटेगरीज थी, इसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में चेंज कर दिया गया है, और सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए, एंड दैट्स ऑल। अब ये भी 3 ब्रॉड कैटेगरीज क्या क्या है? 3 ब्रॉड कैटेगरीज है आपकी मेडिकल नीड्स, एजुकेशनल नीड्स और मैरिज नीड्स। ये मिला के आपका है एसेंशियल नीड्स। ठीक है, पहला हो गया एसेंशियल नीड्स। दूसरा आपका स्पेशल सर्कमस्टांस नीड्स, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट के केस में 75% तक आप निकाल सकते हैं, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई। और तीसरा है आपका हाउसिंग नीड्स। ठीक है, एसेंशियल, हाउसिंग एंड स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ये 3 नीड्स आपकी ज़रूरी है। 75 से 100% तक विड्रॉल अलाउड है, 75 से 100% तक आपका विड्रॉल अलाउड है, बट 100% किसी केस में, हर केस में नहीं है। तो एंड एट ऑल टाइम्स
जो भी टोटल कॉर्पस है उसका 25% हमेशा आपके ईपीएफओ अकाउंट में होना ही चाहिए। ये नियम इसलिए लाया गया है क्योंकि 75% तक अब कैश विड्रॉ करना फ्रॉम योर ईपीएफओ अकाउंट हैज़ बिकम ईजियर, लिबरलाइज हो गया है। तो लोग ज़्यादा पैसे ना निकालने और अपनी फ्यूचर नीड्स को सैक्रिफाइस ना कर दें, क्योंकि ये घूम फिर के तो आपके आगे जाके पेंशन ही मिलने वाली है। तो अगर 25% कम से कम रहेगा कॉर्पस में आपके, तो उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। जैसे अभी 8.25% का इंटरेस्ट मिलता है ईपीएफओ पे, वन ऑफ द हाईएस्ट। तो अगर 8.25% का कंपाउंडिंग होता रहेगा तो बाय द टाइम यू रिटायर तो ये 25% का कॉर्पस भी आपको एक हैवी अमाउंट देगा। तो इसीलिए कि लोग आंख बंद करके पैसे ना खर्चे करने लगे, इसीलिए ये एक मिनिमम 25% बैलेंस रिटेन करना ज़रूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट के केस में 75% आप इमीडिएटली निकाल सकते हैं, इमीडिएटली। लेकिन क्योंकि 25% का मिनिमम बैलेंस रखना होता है तो वो रखना है अब। लेकिन आफ्टर 12 मंथ्स, अगर 12 महीने लगातार आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपको नौकरी मिल ही नहीं रही है 1 साल से, हाँ, तब आप अपना बचा हुआ 25% भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और पेंशन आपको मिलेगी 3 साल के बाद। इसी को थोड़ा और टेबल वाइज देख लेते हैं। तो पहला तो हम लोग देख लिए विड्रॉल कैटेगरी, तीन ब्रॉड कैटेगरी है आपकी, एसेंशियल, हाउसिंग और स्पेशल नीड्स। सर्विस रिक्वायरमेंट कितनी है? पहले 2 से 7 साल था, 2 से 7 साल कम से कम सर्विस करोगे तब ईपीएफओ से विड्रॉल कर सकते हैं हम। अब सिर्फ अगर 12 महीने तक यूनिफॉर्मली आप एम्प्लॉयड हैं तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, मेडिकल के लिए वो भी ज़रूरी नहीं है, नहीं अगर आपके मेडिकल इमरजेंसी है तो 12 महीने की सर्विस भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो यू कैन सी दैट लिबरलाइज किया गया है ईपीएफओ को। अनएम्प्लॉयमेंट विड्रॉल 75% आप 1 महीने बाद कर सकते थे और पूरा 2 महीने बाद। 75% आप इमीडिएट कर सकते हैं, 1 महीना भी वेट नहीं करना। लेकिन बचे हुए 25% के लिए आपको 1 साल का वेट करना होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट वांट्स दैट यू नो वांट टू गेट अ जॉब। आप चाहें जॉब करना, कि 1 साल को इंतजार थोड़ी करेगा बेरोजगार बैठ के, वो चाहेगा कि हमको जॉब मिले या वो अपना कुछ काम शुरू कर सके। तो इससे उसका कॉर्पस मेंटेन रहेगा 25%। इन केस उसको 1 साल के अंदर जॉब मिल गई, क्योंकि 75% तो उसको तुरंत मिल ही रहा है, इन केस उसको जॉब मिल गई तो कम से कम उसका कॉर्पस मेंटेन रहेगा। आपको फ्यूचर में पेंशन नीड्स आपकी पूरी हो जाएंगी, जो ज़्यादा ज़रूरी है। 60 साल के बाद आपको काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। विड्रॉल लिमिट की बात करें तो पहले 50 to 90% एम्प्लॉयज़ का शेयर निकाल सकते थे, अब 100% नहीं, 75% अपने टोटल कॉर्पस का निकाल सकते हैं। टोटल कॉर्पस मतलब इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का ही शेयर होता है, टोटल कॉर्पस दोनों, ठीक है। तो एम्प्लॉयर भी शेयर करता है और एम्प्लॉय भी शेयर करता है। तो 75% निकाल सकते हैं, बट 25% रिटेन करना मैंडेटरी हो गया। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो पहले एजुकेशन और मैरिज के लिए अगर आपको पढ़ना लिखना है तो आप 3 बार विड्रॉल कर सकते हैं, 3 बार विड्रॉल कर सकते थे अपने ईपीएफओ से। और शादी के टाइम अगर शादी के लिए ज़रूरत है तो 2 बार, मैक्सिमम 2 बार। अब इसको भी लिबरलाइज किया गया है कि अगर आपको पढ़ना लिखना है तो एजुकेशन के लिए आप 10 बार विड्रॉ कर सकते हैं और मैरिज नीड्स के लिए 5 बार। 5 बार मैरिज नीड्स के लिए विड्रॉल करने का ये मतलब नहीं कि 5 बार शादी करने की बात है, नहीं। आपकी शादी है, आपके घर में किसी की शादी है, भाई बहन की शादी है, तो आप 1 बार में नहीं निकालना है तो आप 5 बार विड्रॉल्स कर सकते हैं, बात वो है, ठीक है। घर में 1 बार शादी हुई, 2 बार होगी, कहीं किसी और की होगी, भाई बहन बंधु किसी की, तो वहाँ पे आप विड्रॉल कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम की अगर बात की जाए तो पहले 7 से 30 दिन लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि सब कुछ मैनुअल काम था और आपके एम्प्लॉयर का अप्रूवल ज़रूरी था। अब एम्प्लॉयर के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ऑटो क्लेम्स की बात आ गई। ऑटो क्लेम्स क्यों? क्योंकि अब हम लोग केवाईसी की बात कर रहे हैं, नो योर कस्टमर। तो अगर सबका केवाईसी हो गया और यूपीआई ऐसा एक सिस्टम आने वाला है कि आप एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि केवाईसी हो गया। जैसे बैंक में केवाईसी हो गया तो बैंक को पता है कि आप ही हैं, आप तो आपको पैसा निकालना आसान है या पैसा ट्रांसफ़र करना आसान है। वही सिस्टम अब ईपीएफओ में भी आने वाला है, फुली डिजिटाइज। अब हम बात करते हैं डिजिटल फीचर्स की। तो पहले कोई लिमिटेड पोर्टल था, कोई एटीएम यूपीआई का फीचर नहीं था, बट अब एटीएम कार्ड भी है, यूपीआई भी है और ऑटो सेटलमेंट भी है। ऑटो सेटलमेंट एंड ऑटो क्लेम्स बोथ आर देयर विथ योर बायोमेट्रिक। जैसे यूपीआई में भी बायोमेट्रिक से काम चल जाता है, वैसे सेम टू सेम। तो अब लोगों के लिए ये लिबरल अप्रोच हो गया है, आसान हो गया है अपने पैसे को टैप इन करना इन केस ऑफ इमरजेंसीज, ठीक है। तो डिजिटल रिफॉर्म में क्या क्या है? इंस्टेंट एटीएम एंड यूपीआई विड्रॉल्स विल बी अलाउड। कितना? अप टू 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट 75% ऑफ योर कॉर्पस, उससे ज़्यादा नहीं। 25% आपको फ्यूचर के लिए रखना ही है अपने रिटायरमेंट फंड में।
ऑटो क्लेम ऑफ सेटलमेंट्स फॉर 95% ऑफ द केसेस अप टू 5 लाख एंड सेल्फ अपडेट्स वाया OTP। OTP आएगा तभी पता चलेगा कि मतलब कोई पैसा आपका ऐसा तो नहीं है कि कोई गलती से आपका पैसा निकाल रहा है, तो उसके लिए भी OTP आएगा। बिना आपके OTP के विड्रॉल्स नहीं होंगे। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉय। सबसे पहली बात, लिक्विडिटी आसान हो जाएगी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश, अपने ही अकाउंट में से, EPFO अकाउंट से कैश निकालना अब आसान हो जाएगा। कोई हाई इंटरेस्ट लोन नहीं लगेगा इमरजेंसीज में, क्योंकि मान लो मेडिकल इमरजेंसी आई, पैसा नहीं है आपके पास, तो आपको क्या करना पड़ता था, लोन लेंगे तभी तो बिल पे करेंगे, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो EPFO आपको वो भी सहूलियत दे रहा है कि बिना इंटरेस्ट पे किए आप इमरजेंसी के लिए फंड निकाल सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि KYC हो गया, सब कुछ डिजिटाइज्ड हो गया। इनहेंस सिक्योरिटी, वाई? क्योंकि यहाँ फ्रॉड डिटेक्शन के लिए AI है, प्लस OTP की सुविधा भी है, रियल टाइम अलर्ट आपको मिलता रहेगा, बिना OTP के ट्रांजैक्शंस प्रोसेस नहीं होंगे। OTP आएगा किसके पास? आपके फ़ोन में आएगा। ठीक है, तो एक्सेस कैसे करें, हाउ टू इम्प्लीमेंट? सिंपल, अपना UAN को एक्टिवेट करिए, ठीक, KYC यानी आधार, पैन, बैंक अकाउंट को अपने आप को रजिस्टर करिए और आपको ATM कार्ड मिल जाएगा। कब से रोल आउट होगा? मेट्रो से शुरू होगा और अर्ली 2026 तक पूरे देश में ये चालू हो जाएगा, और बैंक्स और IT फर्म्स के साथ, क्योंकि बैंक्स की ज़रूरत होगी ना ट्रांजैक्शन करेंगे तो, और IT फर्म्स क्यों? क्योंकि एक डिजिटल नेटवर्क क्रिएट किया जा रहा है। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस बहुत ही सिंपल है कि जहाँ पे नेटवर्क का इशू होगा वहाँ, जैसे आप UPI से पेमेंट करते हैं, तो अगर नेटवर्क नहीं है तो पेमेंट प्रोसेसिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है ज़्यादा, या हो सकता है पेमेंट फेल हो जाए, डिक्लाइन हो जाए। जनरली इंडिया में नेटवर्क की सुविधा पूरी की पूरी मिलती है हर जगह, जहाँ पे भी आबादी है वहाँ नेटवर्क है। कुछ एक रीजन्स को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा हर जगह ये ईजिली अवेलेबल है, बट स्टिल देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स। तो व्हाट कैन वी कंक्लूड कि EPFO 3.0 प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को, बट साथ ही साथ आपको सेफगार्ड करता है आपके रिटायरमेंट को। क्यों? क्योंकि एट ऑल टाइम्स यू शुड हैव 25% कॉर्पस इन योर अकाउंट, तो आपका रिटायरमेंट सेफ है। तो हाउ कैन यू नो अबाउट इट कि आपका नंबर आया या नहीं? अगर आप EPFO के लिए रजिस्टर है तो 15,000 तक अगर आप कमा रहे हैं तो अपना UAN को चेक करिए epfindia.gov.in के ऊपर और अपडेटेड रहिए। अपना KYC आप कर लीजिए पूरा, और इस चीज़ का सुविधा आप आराम से उठा सकते हैं। तो आई होप कि आज के लेक्चर से आपको नॉलेज गेन हुआ होगा और वैल्यू एडिशन हुआ होगा। सो लाइक दिस, शेयर दिस और कमेंट करो जो 2 क्वेश्चन हमने पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। और फॉर एनी डाउट्स और फॉर द PDFs ऑफ दिस सेशन, गो टू हिप्पोनॉमिक्स ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, और राइट टू मी ऑन rishabh.singh@studyIQ.com इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, या फिर आपको कोई एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज है तो गो फॉर द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बैच, और मिलते हैं क्लास में तब 11-12 से। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।